2015 पेपर 23 कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन आपके सामने। डेबिट बैलेंस और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर रिसीवेबल होता है और रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट डेबिट पे बढ़ता है और क्रेडिट पे कम होता है। एम आई राइट? राइट। ओके, तो डेट के साथ काम करना है। 1 अप्रैल को बीडी बैलेंस आ गया। कितना आ गया? 475। 475 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे? सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल मतलब हमने उधार पे सेल करी। वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इफ वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तो क्या होगा? हाँ, पेबल्स। अब पेबल एंट्री, यानी अगर मैं ऐसे ही समझने के लिए कि अगर ये 590 की हम ऐसे ही एंट्री बना लें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिवीजन, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गई। ठीक है। ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट बिकॉज ऑफ सेल्स, हमने उधार पे माल बेचा, हमारा रिसीवेबल बढ़ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? और ये सारी ट्रांजैक्शन के साथ उसने 30 अप्रैल लिखा है, तो मैं 30 अप्रैल लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने पहली चीज 590 को ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है? सर आपने पढ़ाया था, सेल रिटर्न का मतलब है सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेबिट। रिसीवेबल क्रेडिट। राइट और रॉन्ग? राइट। तो रिसीवेबल क्रेडिट होता है। बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न मेरा रिसीवेबल 30 अप्रैल को 46 से कम हो गया। एम आई राइट? राइट। फिर इसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब माल बेचा, रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू क्रेडिट पे बढ़ता है। कितने से? 614 से। और डेबिट क्या हुआ? डेबिट कैश होया। क्यों कैश हुआ? क्योंकि ये कैश सेल्स है मेरे दोस्त। ये एंट्री में कैश और सेल आ रहा है। क्या इस एंट्री में रिसीवेबल यानी सेल्स लेजर का कोई तस्करा है? डू वी हैव anything regarding receivable in this entry? नो। तो ये वाली जो 614 है, ये हमारे पास नहीं आएगी इस अकाउंट में। ओके। यस। इसके बाद क्या होगा? अगले वाला देखेंगे। अगले में क्या है? अगले में देखते हैं। अगले में है चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। क्रेडिट कस्टमर ने हमें चेक भिजवाया, चेक भेजा तो बैंक डेबिट हो गया 387। यस। और क्रेडिट उधार वालों ने भेजा है, तो मेरा रिसीवेबल क्या हो जाएगा? 380 डेबिट। क्रेडिट। यानी इसका मतलब हमने चेक जो रिसीव किए, चेक रिसीव्ड यानी बैंक, उसकी वजह से मेरा रिसीवेबल कम हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। फिर इसके बाद लिखा है डिसऑनर्ड। लोगों ने चीटिंग की, धोखा दिया। हमने समझा था कि ये पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने चीट किया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मैंने क्या बताया था कि जिस तरह से ये रिसिप्ट रिसिप्ट की एंट्री होती है, डिसऑनर्ड की एंट्री कंप्लीटली क्या हो जाती है? अपोजिट। कंप्लीटली अपोजिट। तो रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। और ये डिसऑनर्ड चेक्स की वजह से बैंक क्रेडिट हो गया और रिसीवेबल डेबिट हुआ। कोई प्रॉब्लम? या। सप्लायर को पेमेंट करी।
अब क्या करा, ये तो डिसऑनर्ड वाला हमने ले लिया ना, ये आ गया। Yep. सब तो पेमेंट करी, क्या एंट्री होती है, पेमेंट की है ना, तो बैंक क्रेडिट कितने से, 469 से, किसको करिए, सप्लायर को। तो सप्लायर तो पेएबल होता है, करेक्ट और रॉन्ग। Correct. तो पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, वाओ, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, इसमें कहीं रिसीवेबल आ रहा है, नहीं. तो खाली नहीं, यानी ये एंट्री हमारे अकाउंट्स में, हमारे सेल अकाउंट में नहीं आएगी। फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता है, और डिस्काउंट अलाउ हम कस्टमर को करते हैं, तो हमें पता है कि डिस्काउंट अलाउड में रिसीवेबल ही क्रेडिट होता है, जबकि डिस्काउंट रिसीव में पेएबल होता है। डिस्काउंट अलाउड में तो रिसीवेबल होता है, तो हमने रिसीवेबल में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। एनी प्रॉब्लम्स? No. डिस्काउंट रिसीव किया गया, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है, हमारी इनकम होती है, और ये पेएबल के साथ जुड़ी हुई होती है। जब हमने किसी को पैसा देना होता है ना, तब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, राइट और रॉन्ग? Right. एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? No. इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमने बैड डेट्स का पूरा चैप्टर पढ़ा। रिटर्न ऑफ की एंट्री थी, बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट होता है, और राइट ऑफ है ना, राइट ऑफ में रिसीवेबल क्रेडिट होता है, लेकिन अगर ये प्रोविजन हो, अगर ये क्या हो, प्रोविजन हो, तो रिसीवेबल नहीं होता, सिर्फ प्रोविजन क्रेडिट होता है। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कंट्रोल अकाउंट में आता है, लेकिन बैड डेट्स राइट प्रोविजन या इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कभी भी नहीं आता। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हमने यहाँ ले लिया 32 से, ठीक हो गया। Right. उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट चार्ज, हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज कस्टमर को करोगे तो ये रिसीवेबल के अकाउंट में हमेशा डेबिट पे आएगा, हमेशा, ये बात याद रहेगी। Yes. कॉन्ट्रा एंट्री क्या बताया है हमें, कॉन्ट्रा एंट्री फिक्स है, हमेशा रिसीवेबल में क्रेडिट पे आती है और पेएबल में डेबिट पे आती है, दोनों अकाउंट्स में आती है। यानी हमें ये दो बातें याद रखने वाली हैं, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है कॉन्ट्रा। और बाकी चीजें भी याद कर लो, या एंट्रीज आती हो तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एंट्रीज आती हो तो ज्यादा यानी आसानी से काम होता है। इंटरेस्ट चार्ज हमेशा डेबिट पे आना है, और कॉन्ट्रा हमेशा रिसीवेबल में क्रेडिट पे आनी है, कहानी खलास। गॉट माय पॉइंट? Yes. अब हमें करना है क्लोजिंग ना, टक 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 टक। अब देखो, डेबिट बैलेंस ये तो हमें निकालना है, हम निकालेंगे। क्रेडिट बैलेंस 1 मई का दिया हुआ है, 1 मई बीडी हुआ कि सीडी हुआ? BD. बीडी 1 मई है ना, अप्रैल के बाद Hmm. 1 मई आएगा, वो बीडी होगा, क्योंकि सीडी हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ पे होता है। तो 30 अप्रैल नहीं है, 1 मई है। 1 मई को इसने क्रेडिट बैलेंस लिखा है, क्या लिखा है बेटा, Credit balance. क्रेडिट बैलेंस, यानी 1 मई यानी बीडी हियर, राइट। जब बीडी इधर है, जब बीडी इधर है तो इसका अपोजिट इसका सीडी होगा कि नहीं होगा? होगा. कितने से होगा, वो भी 21 से, कहानी खत्म हो गई। अब ये Yes. जो अगला वाला सीडी है ये हमें निकालना है, दिस इज आवर आंसर। कैसे निकालूं, जिस साइड पे ये एक्स नहीं है उस साइड को टोटल कर लो, यानी पूरा डेबिट का टोटल करो जरा। Debit का. यानी यहाँ एक्स है ना, ये नहीं पता है ना, तो जिस साइड पे जी. एक्स तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो अपोजिट Hmm. साइड टोटल करेंगे पहले। यानी इस केस में क्रेडिट पे एक्स है, डेबिट ओके है, तो डेबिट साइड का टोटल कर लो पहले। 1099. वहां
1099. चेक अगेन, 21 को प्लस किया नहीं किया? Oh, नहीं. चेक करो। 1120. हमें पता है ये जो फुटिंग्स होती हैं दोनों साइड बराबर होती हैं, राइट? हम्म. दोनों साइड इक्वल हो गई 1120 से, तो क्या एक्स निकाल सकते हो, बता सकते हो कितना है ये बैलेंस? हाँ, यानी इन सबको प्लस करके 1120 से माइनस कर दो, मैथ्स सही. कितना? कम ऐसा कम, हाउ मच? 492. वाओ, ये हमारे पास एक पार्ट पूरा हुआ। दिस इज 12 मार्क्स। कितने मार्क्स भाई? 12 मार्क्स। और 12 months. इसमें एक मार्क, 1 मार्क इज फॉर द डेट्स। हमेशा मैं कहता हूँ डेट्स 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 लिखो, डेट्स लिखो। तो डेट लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। गॉट इट? Yes. इसको कॉपी कर लिया है कि करना है? कर रहा हूँ सर. कर लीजिए, शाबाश। छोटी 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 और कैलकुलेशन के 12 मार्क्स तो आपने ले लिए। थियरी कौन करेगा भाई? हु इज गोइंग टू डू द थियरी? तो हम ही करेंगे भाई, और कौन करेगा? सबसे पहली थियरी, हमें ये पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है क्या। इसने एंट्री नहीं पूछा है लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? पेएबल में डेबिट होती है और रिसीवेबल में क्रेडिट होती है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री को उठा के रिसीवेबल में लिख दिया था, राइट और रॉन्ग? राइट. इसने आपसे एंट्री नहीं पूछी है, ये याद रखना। एंट्री बना दोगे तो आपको मार्क नहीं देगा। ही इज आस्किंग यू, एक्सप्लेन करो ये एंट्री का मतलब क्या है। ये एंट्री है क्या? तो मैंने समझाया था कि एक ही बिजनेस है आपका और आप एक बंदे से माल खरीदते भी हो और बेचते भी हो। क्या करते हो? कि एक ही बेचते इंसान भी. परचेज भी करते हो, उसी को सेल भी करते हो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप महीने के आखिरी में उसको पैसे दो और वो आपको पैसे दे, आप उसको पैसे दो और वो आपको पैसे दे। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? दोनों आपस में बैठ के नेट ऑफ कर लोगे ना। क्या कर लोगे? नेट ऑफ कर लोगे कि भाई तेरा इतना है, मेरा इतना है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू इतना। ये मैं तेरे को दे देता हूँ या तू मेरे को दे देगा, कहानी खत्म। ऐसा ही होता है ना ये सब। या. ये तो नहीं होता कि मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तेरे को इतने देने तो तू मेरे को पहले तेरे पैसे दे, फिर मैं तेरे को मेरे पैसे, तेरे तू मेरे को दे, फिर मैं तेरे को उसमें से दूंगा। ऐसा तो नहीं होता। नहीं. हिसाब होता है और हिसाब करके नेट ऑफ करके एक बंदा देता है और नेट ऑफ हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। ये उर्दू में कॉन्ट्रा की डेफिनेशन। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो दिस इज व्हेन द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द परचेज लेजर इज सेट अगेंस्ट द बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑफ द सेम पर्सन इन द सेल लेजर। इट इज यूज्ड व्हेन ट्रेडर बोथ बाय गुड्स एंड सेल गुड्स टू अनदर बिजनेस। जो मैंने उर्दू हिंदी में बोला वो यहाँ इंग्लिश में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे ये आपको याद कर लेना है ताकि भूलने का नहीं है, ठीक है? राइट. फिर आप इंटरेस्ट चार्ज, अभी हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हराम, वल्लाही हराम, उक्सिम बिल्लाह हराम। इंटरेस्ट अगर कस्टमर का हो, कस्टमर को चार्ज करो, या फिर वो सप्लायर के साथ जुड़ा हुआ हो, लिखा होगा पेपर में। अगर इंटरेस्ट कस्टमर के साथ लिखा होता है तो हम रिसीवेबल में डेबिट पे लिखते हैं। और अगर इंटरेस्ट सप्लायर के साथ यानी इस कस्टमर की जगह सप्लायर लिखा होता तो हम पेएबल में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है? ठीक है. रिसीवेबल दूसरा नाम क्या है? रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है? सेल्स लेजर
कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और पेएबल का दूसरा नाम क्या है? पेएबल का दूसरा नाम है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हमें पता है, ठीक है, रिवाइज के लिए मैंने लिख दिया है। अब हम कस्टमर से क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? हाँ, हम इंटरेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम कस्टमर से क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? ताकि लोग हमसे डरे कि हम अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो ये हमसे ज्यादा पैसे लेगा। ठीक है, यानी Yes. इंटरेस्ट ओवर ड्यू अमाउंट पे ज्यादा पैसा चार्ज करना इज इंटरेस्ट। लोग हमसे डरें और टाइम पे पेमेंट करें कि भाई अगर हम इसको टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो ये क्या करता है, ये हमसे इंटरेस्ट लेता है और हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लोगों को डराने के लिए, लोगों को एक तरह से पेनलाइज करने के लिए, पनिश के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जो चार्ज करता है वो लोगों को पनिश देता है एक तरह से, और जो इंटरेस्ट जिसको मिलता है, यानी जो यानी अगर कस्टमर को हम चार्ज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो टाइम पे पेमेंट करें, डरें। राइट और रॉन्ग। और सप्लायर को हम क्यों इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हमने लेट किया होगा, हमने सप्लायर को तंग किया होगा, तो फिर सप्लायर हमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है तो हमें देना पड़ता है। राइट और रॉन्ग। ये डेफिनेशन भी आप लिखेंगे। और कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग कंट्रोल अकाउंट्स? कंट्रोल अकाउंट होने की वजूहात। व्हाई कंट्रोल अकाउंट्स? व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट्स हबीबी, या शेख, या हाजी? व्हाई? हाँ। टू प्रोवाइड बैलेंस। रिसीवेबल का बैलेंस कितना इसी से तो पता चलता है कि नहीं? Yes. और टोटल बैलेंस पता चलता है, टोटल इंस्टेंट टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ये एक रीजन हो गया। एक पूछा है तो एक थोड़ी लिखूंगा, मैं तो दो तीन लिख दूंगा, तो मसला थोड़ी है। ये कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो गलतियां पता चलेंगी, गलतियां पता चलेंगी तो क्या होगा, फ्रॉड फ्रॉड रिड्यूस होगा, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। और गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, टू असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलतियां हमें ढूंढने को मिल जाएंगी, गलतियां सामने नजर आ जाएंगी। तो मैंने तीन रीजन लिखे हैं, एक पूछा है, आई रोट 3 ऑफ देम। एनी प्रॉब्लम? No. ये अब आपने नोट करना है प्लीज।